टाटा औद्योगिक समूह जो वैश्विक व्यापार मंच पर भारत की सफलता के केंद्र में है। लगभग 2 शताब्दियों के लिए टाटा समूह ने भारत में कई उद्योगों का नेतृत्व किया है और उनमें से अधिकांश में मार्केट लीडर बना हुआ है। आपने शायद टाटा मोटर्स, उनके कार डिवीजन के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसा कि आपको जल्द ही पता चलेगा, उनकी पहुंच उस एक सहायक कंपनी से बहुत आगे तक फैली हुई है। इस वीडियो में हम टाटा व्यवसायियों की 3 पीढ़ियों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत की सबसे सफल कंपनियों में से एक का निर्माण किया। यह वीडियो आपके लिए स्किलशेयर द्वारा लाया गया है, जहां मैंने निवेश पर अपना दूसरा वर्ग जारी किया है जो इस बात की गहराई में उतरता है कि स्टॉक कैसे काम करता है और आप उन्हें कैसे महत्व दे सकते हैं। आप विवरण में लिंक के साथ पंजीकरण करके मेरी नई कक्षा को मुफ्त में देख सकते हैं। टाटा की कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। भारत उस समय कपास का एक बड़ा निर्यातक था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन ने स्थानीय उद्यमियों के विकास के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। अंग्रेजों द्वारा खराब व्यवहार के परिणामस्वरूप अंततः 1857 में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त कर दिया और इसे ब्रिटिश राज से बदल दिया। अब अपने क्रूर पूर्ववर्ती की तुलना में राज शांति बनाए रखने पर अधिक केंद्रित था। राज ने भारतीय आबादी का इतना कठोर शोषण नहीं किया और उदाहरण के लिए भारत के पहले रेलवे के निर्माण में भी बहुत पैसा लगाया। बेशक दिन के अंत में ब्रिटिश राज अभी भी एक दमनकारी औपनिवेशिक शक्ति थी, लेकिन कम से कम इसने स्थानीय आबादी को खुद को विकसित करने का आर्थिक अवसर दिया। क्योंकि भारत एक निर्यातक देश था, पहले भारतीय उद्यमी ठीक उसी क्षेत्र से आए थे और उनमें से एक जमशेदजी टाटा थे। वो मुंबई में एक निर्यातक के बेटे थे और उन्होंने 1858 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो ब्रिटिश राज के आर्थिक सुधारों का लाभ उठाने का बिल्कुल सही समय था। चूंकि उनके पिता का निर्यात व्यवसाय बढ़ रहा था, 1859 में जमशेदजी वहां एक सहायक कंपनी विकसित करने के लिए हांगकांग गए और वहां ब्रिटिश वाणिज्य के विशाल पैमाने को देखकर उन्होंने महसूस किया कि टाटा निर्यात व्यवसाय में वास्तव में वैश्विक क्षमता थी। अगले दशक के दौरान वह अपने पिता के व्यवसाय के लिए वितरण का एक नेटवर्क स्थापित करते हुए जापान, चीन और ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा करेंगे। उन्होंने अंततः 1868 में अपनी खुद की निर्यात कंपनी बनाई और अपने द्वारा किए गए धन का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी खुद की कपड़ा मिलों का निर्माण शुरू कर दिया, प्रभावी रूप से एक लंबवत एकीकृत व्यवसाय का निर्माण किया। शुरू से ही जमशेदजी का दर्शन दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजने और उन्हें भारत वापस लाने के लिए था। अपनी कपड़ा मिलों में उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो भारत के अधिकांश लोगों के लिए लगभग अनजान थीं, जैसे अपने कर्मचारियों को बीमारी लाभ और पेंशन की पेशकश करना। लेकिन जमशेदजी सिर्फ कपड़ा उद्योग से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने यूरोप में औद्योगिक क्रांति के चमत्कारों को देखा और वे उन्हें घर वापस बनाना चाहते थे। उन्होंने 1901 में एक स्टील उत्पादन संयंत्र पर काम करना शुरू किया, जिसे उन्होंने जर्मनी में देखा था। 1903 में नियाग्रा फॉल्स पावर प्लांट की उनकी यात्रा से प्रेरित उनकी जलविद्युत परियोजना और भी अधिक महत्वाकांक्षी थी। जमशेदजी ने पर्यटन की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास किया और इसलिए उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल से शुरू होने वाले होटलों की एक श्रृंखला भी बनाई, जो आज भी मुंबई में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक है। जमशेदजी वास्तव में व्यवसाय के लिए समर्पित व्यक्ति थे और इसके माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने उस बिंदु पर शिक्षा को महत्व दिया जहां उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि और भवन दान किए। हालांकि वो अपनी अधिकांश परियोजनाओं को साकार होते देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि 1904 में जर्मनी में एक व्यापारिक यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पहले से ही बड़ी टाटा कंपनी उनके 2 बेटों के लिए चली गई। साथ में उन्होंने अपने स्वामित्व को एक एकल होल्डिंग कंपनी में समेकित किया, जो बदले में भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनाए गए धर्मार्थ ट्रस्टों के स्वामित्व में है। जमशेदजी के पुत्रों ने अपने पिता की कई महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। उन्होंने 1907 में भारत के पहले इस्पात निर्माण, 1912 में भारत के पहले सीमेंट संयंत्र और 1919 में पहली स्वदेशी बीमा कंपनी के निर्माण का निरीक्षण किया। 1938 में जब नेतृत्व की कमान अगली पीढ़ी को मिली, तब तक टाटा सन्स में 14 अलग अलग कंपनियां शामिल थीं। इस बार हालांकि जमशेदजी के पोते में से एक के पास जाने के बजाय नेतृत्व एक बहुत ही रोचक पृष्ठभूमि वाले दूर के चचेरे भाई के हाथों में चला गया। जहांगीर टाटा, जिसे जेआरडी के नाम से जाना जाता है, 1925 से कंपनी में थे, लेकिन उनका पालन पोषण फ्रांस में हुआ था और वह उस व्यक्ति का करीबी दोस्त था जिसने इंग्लिश चैनल पर पहली उड़ान भरी थी। दूसरे शब्दों में, जेआरडी एक भावुक एविएटर था और 1929 में उसने भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त किया, इसलिए आश्चर्यजनक रूप से टाटा में उसकी पहली बड़ी परियोजना एक एयरलाइन विकसित करना था। 1932 में उन्होंने टाटा एयर सर्विस बनाई, जो मूल रूप से केवल मेल ले जाती थी, लेकिन फिर 1938 में यात्री उड़ानें भी शुरू कर दी, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद भी की। अब आप कल्पना करेंगे कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता टाटा के लिए फायदेमंद रही होगी, लेकिन वास्तव में नवनिर्मित सरकार की समाजवादी नीतियां निजी व्यवसाय के विपरीत थीं।
भारत के पहले प्रधानमंत्री ने देखा कि जेआरडी अपनी एयरलाइन के साथ कितना सफल रहा है और 1953 में उन्होंने एक तरफा इसका राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। उन्होंने 1977 तक जेआरडी को एयरलाइन के अध्यक्ष के रूप में रखा और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कंपनी केवल वहां से नीचे चली गई, लगातार बढ़ते कर्ज में डूब गई। बेशक जेआरडी राजनीति को व्यापार के रास्ते में नहीं आने देंगे और इसलिए उन्होंने समाजवादियों के प्रकोप से बचते हुए टाटा को विकसित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मूल रूप से लोकोमोटिव बनाने के विचार के साथ 1945 में टाटा मोटर्स का निर्माण किया, लेकिन 1954 में उन्होंने जर्मन कार कंपनी डैमलर के साथ साझेदारी के माध्यम से वाणिज्यिक वाहनों में प्रवेश किया। अपने 52 वर्षों के नेतृत्व के दौरान जेआरडी ने टाटा समूह को 14 कंपनियों से बढ़ाकर 95 कर दिया, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने समाजवादियों को खुश करने के लिए टाटा सन्स के स्वामित्व को नाटकीय रूप से कम कर दिया था। 1969 में भारत सरकार ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम पेश किया, जो अनिवार्य रूप से टाटा पर लक्षित था, भले ही वे पश्चिमी मानकों के एकाधिकार से बहुत दूर थे। लेकिन जैसे जैसे जेआरडी ने समूह का विस्तार किया और व्यक्तिगत सहायक कंपनियों में अपना स्वामित्व कम किया, उसने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। उनकी कुछ कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं और उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने जिस आदमी को भेजा वो था यह आदमी, रतन टाटा। वो जमशेदजी के परपोते में से एक हैं और वे 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। उनकी पहली बड़ी परियोजना 1971 में आई और यह काफी कठिन था। रतन को एक संघर्षरत टाटा कंपनी का प्रभार दिया गया जिसे नेको के नाम से जाना जाता है, जो 1950 के दशक में भारत का सबसे बड़ा रेडियो उत्पादक था, लेकिन सिर्फ 20 साल बाद यह 3% बाजार हिस्सेदारी तक गिर गया था। रतन का ध्यान प्रौद्योगिकी और भविष्य पर था, इसलिए रेडियो को बचाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने उपग्रह संचार जैसे नए उत्पादों के विकास को वित्तपोषित किया, जिसने 1980 के दशक में नेको को बहाल किया और रतन को जेआरडी का स्पष्ट उत्तराधिकारी बनाया। रतन ने 1991 में टाटा समूह के नेतृत्व का दावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूरे भारत में आर्थिक उदारीकरण की लहर चल रही थी। समाजवादियों ने सत्ता खो दी और भारत अंततः वैश्विक पूंजी बाजार में शामिल हो गया, लेकिन इसने टाटा के लिए एक बड़ा खतरा पेश किया। अब तक यह एक बहुत ही संरक्षित अर्थव्यवस्था में काम कर रहा था, जो अचानक विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए खुला था। इससे भी बुरी बात यह है कि जेआरडी ने टाटा को बेहद विकेंद्रीकृत होने दिया था, इसलिए नए प्रतिस्पर्धियों के अनुकूल होने में यह बहुत धीमा होगा। रतन के पास टाटा की सभी सहायक कंपनियों पर फिर से स्वामित्व स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और यह सस्ता नहीं था। उन्होंने होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का 20% बेचा और उस पैसे का इस्तेमाल टाटा की सहायक कंपनियों, विशेष रूप से टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में शेयर खरीदने के लिए किया। फिर उन्होंने सभी 100 सहायक कंपनियों को 7 क्षेत्रों में पुनर्गठित किया, एक ढांचा स्थापित किया जिसके साथ वह वास्तव में उन्हें नियंत्रित कर सके। लेकिन एक संघर्षरत व्यवसाय को चालू करने के लिए केवल शक्ति का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है और 1990 के दशक में लगभग हर टाटा कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों से जमीन खो रही थी। हालांकि रतन का जवाब शानदार था। उन्होंने विदेशी प्रतिस्पर्धियों को प्राप्त करना शुरू कर दिया और उन्हें टाटा समूह में शामिल कर लिया, प्रभावी ढंग से उनकी सभी प्रतिभाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं और अनुभव को खरीदने के लिए भारत में अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करते हुए। रतन की खरीदारी की होड़ वर्ष 2000 में शुरू हुई जब उनकी पे कंपनी टाटा टी ने ग्रेट ब्रिटेन से टैटली कंपनी का अधिग्रहण किया। अगले दशक में रतन ने टाटा समूह की हर सहायक कंपनी के लिए सैकड़ों कंपनियों का अधिग्रहण किया। सबसे विशेष रूप से उन्होंने 2007 में यूरोपीय स्टील टाइटन कोरस को $12 बिलियन में और फिर जगुआर लैंड रोवर को 2008 में $2 बिलियन में खरीदा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खरीद की होड़ टाटा के लिए लाभांश का भुगतान कर रही है और आज उनका अधिकांश राजस्व वास्तव में भारत के बाहर से आता है। इससे भी अधिक सुंदर बात यह है कि टाटा की अधिकांश सहायक कंपनियां वास्तव में सार्वजनिक कंपनियां हैं जिनके शेयर आप भारत में शेयर बाजार से खरीद सकते हैं। और अगर स्टॉक खरीदना और शेयरधारक बनना आपको अच्छा लगता है, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने अभी स्टॉक मार्केट के बारे में स्किलशेयर पर अपना दूसरा कोर्स जारी किया है। मेरा पहला परिचय एक बहुत ही सामान्य परिचय था, लेकिन 40 मिनट के इस एनिमेटेड सीक्वल में हम इस बात पर बहुत गहराई से विचार करेंगे कि स्टॉक वास्तव में कैसे काम करते हैं और आप उन्हें यह देखने के लिए कैसे महत्व दे सकते हैं कि कौन सी कंपनियां अधिक हैं और कौन सी सौदेबाजी हैं। यदि आप मेरी पहली कक्षा को पसंद करते हैं तो आप इसे पसंद करेंगे और यदि आप विवरण में लिंक का उपयोग करके स्किलशेयर के लिए साइन अप करने वाले पहले 500 लोगों में से एक हैं तो आप इसे अभी मुफ्त में देख सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या आप इसका आनंद लेते हैं और यदि आपने किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने पर विचार करें। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। बेशक इस वीडियो को साझा करने के लिए आपका भी स्वागत है और यदि आप अभी तक ग्राहक नहीं हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है। वैसे भी आप मेरे अगले वीडियो की उम्मीद अब से 2 सप्ताह बाद और तब तक कर सकते हैं। स्मार्ट बने रहें।